हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। हमारा ये ऐप है भटनेर आईएएस का। इसमें से आपको हमारे कोर्सेज के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये जो है ये वीडियो आप देख पा रहे हो तो इसमें कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। पीडीएफ जो है ये आपको इसी ऐप पे मिलेगी और इसमें टेस्ट भी होंगे। मेरा नाम देवी सिंह है, आपको पहले से भी पता है। इसके साथ साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और इसमें से हमने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात तक पढ़ लिया था। मैंने आपको कल की ही क्लास में जो प्रतिभूतियों हैं, प्रतिभूतियों के बारे में बताया था कि भाई सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आज और सुन लो पहले सरकारी प्रतिभूतियां। देखो भाई, सरकारी प्रतिभूतियां, क्योंकि आप कल के लेक्चर से जोड़ सकोगे। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के लिए, जो सरकार है उसके लिए एक ऋण के उपकरण के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। पहले इन सरकारी प्रतिभूतियों को कागज के तौर पे जारी होती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होती हैं और इन पर एक मूल्य मुद्रित होता है। इन प्रतिभूतियों को जारी करके सरकार अपने लंबे खर्चों को या फिर छोटे यानी शॉर्ट टर्म खर्चों को या लंबी अवधि के खर्चों को पूरा करती है। अगर सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत होती है तो सरकार बिल जारी करती है, या फिर अगर मान लो ज्यादा लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत है तो बॉन्ड जारी करके सरकार पैसा प्राप्त कर लेती है। और ये सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं ये आरबीआई को जारी करके सरकार देती है। आरबीआई वित्तीय संस्थान या बैंकों को दे देते हैं और आरबीआई जब वो पैसा बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से लेकर के कहां दे देगी? सरकार को दे देती है। और जब वो सरकार को दे देती है तो सरकार उसको क्या करता है? ब्याज देता है। किसको? बैंकिंग सिस्टम यानी बैंकिंग प्रणाली में जो बैंकों ने जो बिल या बॉन्ड लिया है, या वैसे वित्तीय संस्थान जिनने बिल और बॉन्ड क्या किया है? लिया है, तो उनको ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है। अब मान लो बिल क्या है? जिस सरकारी प्रतिभूति की जो परिपक्वता की अवधि है, अगर वो 1 साल से कम की होती है तो उसको बिल कहते हैं, और जिसकी भी परिपक्वता की अवधि जिस सरकारी प्रतिभूति की 1 साल से अधिक की है तो उसको बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? बॉन्ड कहते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो खुली बाजार की प्रक्रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है इसे जरा समझो। देखो भाई, ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है। दोबारा सुनना, इस प्रक्रिया के द्वारा आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है। कौन भाई? जो आरबीआई है। सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं, सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, इनको खरीदती है और बेचती है। खरीदती है और बेचती है, यानी खरीदना और बेचना। खरीदती है और बेचती है। अब देखो होता क्या है कि भाई इसके अंतर्गत बिल और बॉन्ड दोनों ही रूपों में सरकारी प्रतिभूतियां जारी करी जाती हैं। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां, जो ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं, तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके मार्केट से पैसा उठाती है या बैंकिंग व्यवस्था से पैसा उठाती है। मैंने कल आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियों के उपकरणों के अंतर्गत मैंने इस जो उपकरण जब मैं समझा रहा था तो उससे पहले मैंने बताया था कि भाई मौद्रिक नीतियों के उपकरण की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मौद्रिक नीतियों के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की फुलफिल यानी उनकी पूर्ति के लिए ये ऐसी जरूरत पड़ी कि ये मॉनेटरी जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, इनको जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या क्या थे? उद्देश्य ये थे भाई, इसमें से जो अगर हम उद्देश्य की बात करें कि इसमें से हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना था, आर्थिक समृद्धि को मैनेज करना था और घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, उसको संतुलित बनाए रखना था। तो भाई आप इसके माध्यम से क्या है, जो मान लो अर्थव्यवस्था में पैसा है तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करके और बेच करके पैसे को यानी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा डालना है इसको यानी जो मुद्रा का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, मान लो कि आरबीआई विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है तो ज्यादा प्रतिभूतियां खरीदेगी। ध्यान से सुनना,
आप विस्तारवादी नीति का मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी फैलेगी। अब विस्तारवादी नीति का मतलब कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पैसा पंप करना ही आरबीआई की यही विस्तारवादी नीति है। अब किसी भी माध्यम में पैसा पंप करे तो आरबीआई क्या है, अगर मान लो चाहती है कि अर्थव्यवस्था में मान लो अर्थव्यवस्था सूखी हुई पड़ी हुई है और आरबीआई को लगता है कि भाई हमें अर्थव्यवस्था में पैसा डालना है ताकि लोग मांग कर सके, और जब मांग होगी तो उसकी सप्लाई होगी तो प्रोडक्शन होगा, तो आर्थिक समृद्धि भी ऊपर जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो आरबीआई क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियों को खरीदेगी। अगर अर्थव्यवस्था में पैसे को पंप करना है या आरबीआई सोचती है कि अपनी हमें इस समय विस्तारवादी आर्थिक नीति की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था से, अर्थात बैंकों को इसने प्रतिभूतियां बेची थी या दूसरे संस्थानों को प्रतिभूतियां बेची थी, वहां खरीदेगी। कैसे, जरा इसको समझना, इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसका मतलब टेक्निकल चीज है, और अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप आगे नहीं समझ पाओगे। और यहां से क्वेश्चन भी बनता है और आप इसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो। देखो होता क्या है, ये एक तरफ आप आरबीआई के रख लो, एक तरफ गवर्नमेंट को रख लो, और एक तरफ बैंक्स को रख लो। देखो भाई, ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, तो सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बिल और बॉन्ड समझ लो, ये बिल के रूप में होता है और एक बॉन्ड के रूप में होता है। ये अलग अलग, मान लो हमें 3 महीने के लिए पैसे की जरूरत है तो बिल के माध्यम से पैसा सरकार लेगी। अगर सरकार को 2 साल के लिए पैसा की जरूरत है, 18 माह के लिए, तो बॉन्ड जारी करके पैसा प्राप्त करेगी। तो सरकार तो डायरेक्ट पैसा प्राप्त नहीं करती है, तो ये जो सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये आरबीआई को दे देगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई भाई सरकार का भी बैंक है और ये बैंकों का बैंक है। अब ये बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि एक काम करो, हमें आप सरकारी प्रतिभूतियां ले लो, हम उस पे आपको ब्याज देंगे और सरकार को कुछ पैसे की जरूरत है तो आप दे दो। मतलब एक तरीके से ऋण मांग रहा है। तो मैंने कल बताया था कि भाई जो चीज के आगे सरकार जुड़ जाता है तो वहां सुरक्षा ज्यादा मानी जाती है। तो बैंक क्या करता है, ये जो गवर्नमेंट है, मतलब आरबीआई जो ये सरकारी प्रतिभूति लेके आया था, मान लो 1000 की सरकारी प्रतिभूति लेके आया था, तो बैंक 1000 रुपया दे देगा और 1000 रुपया के बाद ये सरकारी प्रतिभूति जो कागज का, पहले कागज के दस्तावेज के तौर पे जारी होता था, अब ये कागज के दस्तावेज के तौर में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई-कुबेर प्लेटफॉर्म में जारी होता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक के पास एक सर्टिफिकेट पहुंच गया कि भाई देखो आपके पास 1000 की हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, आपसे हमने मार्केट से 1000 रुपया उठा लिया है, आपको टाइम टू टाइम जो भी हम निर्धारित करेंगे ब्याज मिल जाएगा। बैंक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा समझना, अब यहां से पैसा जो बैंकों के पास, मान लो कि 2000 रुपया था, तो 2000 रुपए में 1000 रुपया तो आरबीआई ले गया, किसके लिए? सरकार के लिए। तो आप बताओ कि ये 2000 रुपया में से 1000 रुपया ही अब बैंकों के पास बचा है। देखो कल जो सीआरआर एसएलआर समझाया था, तो अब उसमें आप कैलकुलेशन मत करने लगना कि सर उतना ये काट दो उतना, मैं बस यहां सामान्यतः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 2000 मान लो बैंकों के पास पैसा था, तो अब 1000 रुपया ही कारोबार के लिए बचा, बैंकों के पास बचा ना 1000 कारोबार के लिए। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि सरकार जो है अगर प्रतिभूतियों को बेचती है, सरकार अगर प्रतिभूतियों को क्या करती है, बेचती है, तो देखोगे जब बेचेगी तो कौन खरीदेंगे? बैंक खरीदेंगे। तो बैंक का जो पैसा कहां जाना चाहिए? अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए। वो पैसा अर्थव्यवस्था में ना जाकर के कहां चला जाता है भाई? वो पैसा चला जाता है सरकार के पास। तो ओवरऑल डायरेक्टली जो पैसा अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाएगा। जब ओवरऑल डायरेक्टली पैसा अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाएगा तो एक चीज आपको यहां जो सबसे जरूरी है कि क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में एक तरीके से यहां मुद्रा का जो फ्लो है, मनी का फ्लो है, उसको कंट्रोल किया गया। अब मान लो अर्थव्यवस्था में खूब पैसा था, तो आरबीआई क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियों को बेचेगा। ध्यान से सुनना, आरबीआई ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियों को बेचेगा। जब आरबीआई ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूतियों को बेच करके सरकार को पैसा देगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जाएगा। और मान लो ऐसा लग रहा था आरबीआई को भाई अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, इससे मुद्रास्फीति है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। मतलब पैसा ही कम जाएगा अर्थव्यवस्था में, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो देखो अर्थव्यवस्था पहले फैली हुई थी,
लेकिन अब ये सिकुड़ेगी, तो इसको संकुचनवादी आर्थिक नीति कहते हैं। दोबारा सुनना, इसको संकुचनवादी आर्थिक नीति कहते हैं। भाई अर्थव्यवस्था में जितना पैसा डालोगे अर्थव्यवस्था फैलेगी ना। अब मान लो अर्थव्यवस्था से आप पैसा निकाल रहे हो तो सिकुड़ेगी भी। तो अर्थव्यवस्था से इसने तो 1000 रुपया निकाल लिया, तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी। इसी वजह से इसको संकुचनवादी आर्थिक नीति कहते हैं। इसी वजह से इसको संकुचनवादी आर्थिक नीति कहते हैं। अब दूसरी तरफ जरा समझने का प्रयास करो। मान लो कि हमारी अर्थव्यवस्था सूखी पड़ी है, पैसा नहीं है, आर्थिक समृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है और लगातार कोई मांग ही नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं करेगा कोई मांग? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा। आप तभी कोई चीज खरीदोगे जब आपके पास पैसा होगा। तो सरकार या फिर आरबीआई हरकत में आएगी और आरबीआई तो एक काम कर सकती है कि जो रेट्स हैं, जो जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, इसको कम कर दे। ठीक है, मान लो इसका असर नहीं हो रहा है तो सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है इसका कैसे प्रयोग करेगी? सरकार अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई से बोलेगी कि भैया एक काम करो, जो मैंने कभी आरबीआई प्रतिभूतियां बेची थी बैंकों को वो वापस मैं खरीद रही हूं। तो आप ये बताओ कि अपनी ये प्रतिभूतियां जो ये है बेचा था एक टाइम पे 1000 रुपए की, तो ये क्या कर लेगी? अपनी वापस मांग लेगी। जब वापस खरीद लेगी तो 1000 रुपया तो वो प्रतिभूति का देगी और साथ में ब्याज देगी। मतलब इसके पास पैसा बढ़ेगा बैंकिंग व्यवस्था के पास कि नहीं बढ़ेगा? बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा। और जब बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो ये बैंक कहां पंप करेंगे पैसा? यही बैंक पैसा पंप करेंगे अर्थव्यवस्था में। जब अर्थव्यवस्था में ये बैंक पैसा पंप करेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा और डाला जा रहा है, पंप किया जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था फैलेगी। और इसी को विस्तारवादी आर्थिक नीति भी कहते हैं। इसी को विस्तारवादी आर्थिक नीति कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आप बेशक अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, ओपन मार्केट आप समझ लेना, मतलब इसका डेफिनेशन जान लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब खुली बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके माध्यम से आरबीआई सरकार के व्यय के उद्देश्य से, सरकार के खर्चे के उद्देश्य से बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त करती है। परंतु एक बैंक के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना आवश्यक नहीं है। अगर बैंक के पास पैसा है तो खरीद ले, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब कोई दबाव नहीं है कि आपको प्रतिभूतियां खरीदना ही खरीदना है और पैसा देना ही देना है, ये ऐसा नहीं है। मात्र वही बैंक इसमें निवेश करते हैं जिनके पास अधिशेष में पैसा होता है, सरप्लस में पैसा होता है, और जो प्रतिभूतियों को खरीदने की इच्छा रखते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है। तो वर्तमान में यह प्रतिभूतियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होती हैं और आरबीआई के एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, तो पहले यह कागज के टुकड़े के तौर पे जारी होती हैं। मैं आपको जब सामान्यतः समझा रहा था कि भाई मान लो कि ये कागज का टुकड़ा है, ये एक सिक्योरिटी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और उसमें लिखा है कि आपको, अब जैसे रुपए 100 की नोट ही उठा लो, 2000 की नोट उठा लो, है ना, तो उसमें क्या लिखा रहता है? मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का प्रॉमिस करता हूं। मतलब क्या? कागज के टुकड़े में ही तो वही तो सारी चीज है, वही तो चीज है वो कि आप जाके क्लेम कर सकते हो। अगर मान लो आपको भरोसा नहीं है भारत सरकार के रुपए में, तो आरबीआई की जाके मुंह में मारो और आरबीआई आपको उसके बराबर जो भी चाहोगे, चाहे इंटरनेशनल मनी ले लो, चाहे डॉलर ले लो, हॉट करेंसी, या फिर आप गोल्ड ले लो, आरबीआई तुरंत आपको पैसा देगी, तो मतलब उसके बदले दे देगी अगर आपको भरोसा नहीं है। तो एक्चुअल में ये प्रॉमिस नोट्स टाइप था कि भाई आपसे प्रॉमिस, जो सरकारी प्रतिभूति है ये उसी तरह है कि हमें पैसा चाहिए, हम आपको लिख के देते हैं कि इतने पे ब्याज देंगे और इतने टाइम बाद आपको पैसा आपका और ब्याज वापस कर देंगे। तो बस यही था सरकारी प्रतिभूति। ओके, तो आपने मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत सिंपल देखा कि भाई मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, और अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सरकारी प्रतिभूतियां जारी होती हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म को ई-कुबेर नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो आपका सामान्य स्थिति है, लेकिन इसका खरीदने और बेचने पर क्या असर
असर पड़ता है, जो इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से, एप्लीकेशन से बनता है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर 4-5 स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट, तो हो सकता है कि रेट से बना दे। रेट से ज्यादा यूपीएससी रिस्क नहीं लेता, रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेता, वो कॉन्सेप्ट से, एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनाता है। और स्टेट सिविल सर्विस में रेट से बना लेते हैं, ठीक है, रेट को लेकर के भी बहुत आप देखते हैं कि लोग उस टाइम के अकॉर्डिंगली, मान लो कि जैसे आज पेपर है, कल बदल गया और कुछ लोग पढ़ के आए हैं और ऑप्शन है तो लोग लगा दिए, तो लोग कहां चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। तो यूपीएससी ये सब बवालों में नहीं पड़ता। स्टेट सिविल सर्विस का तो चलता रहता है कि जब तक कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है स्टेट सिविल सर्विस की, जब तक एक बार हाई कोर्ट में ना जाए। मैंने सभी स्टेट सिविल सर्विस में खास मुख्यतः देखा है, लेकिन यूपीएससी में ये सब बवाल नहीं होता है। उसकी और कुछ वजहें हैं। आप जैसे कि देखोगे यूपीएससी में सारा सब कुछ पूरा 1 साल में पूरा इसका सेटलमेंट हो जाता है। आप वैकेंसी निकली अगस्त में और अगले आने अगस्त तक, 2 अगस्त तक सारा सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और वो 1 साल बाद मार्कशीट निकालते हैं, ठीक है। और वैसे ही वो जो आंसर की, तो इस वजह से इसमें बवाल भी नहीं होता है। ओके, चलो, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने देख लिया। दूसरा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएफ। अच्छा, ऑपरेशन ट्विस्ट पहले, चलो ऑपरेशन ट्विस्ट देख लो। ऑपरेशन जो ट्विस्ट है, ये अमेरिकी केंद्रीय बैंक जो है, फेडरल रिजर्व, जैसे हमारी आरबीआई है उसी तरह वहाँ फेडरल रिजर्व है, इसके द्वारा एक प्रयोग किया जाने वाला ये भी एक मौद्रिक उपकरण रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट। देखो ये क्या हुआ कि ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि आरबीआई ने इस उपकरण का प्रयोग रिसेंटली किया था और इसके कारण यह सुर्खियों में, चर्चा में बना रहा। अब होता क्या है, देखो, जब आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल हों, प्रतिकूल एडवर्स हों, तब ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाती है और तरलता कम होने की वजह से ब्याज दर में भी बढ़ोतरी होती है। स्वतः देखोगे कि आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल है तो बैंकिंग व्यवस्था में पैसा नहीं है, और जितना भी पैसा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। सॉरी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप देखोगे कि इससे और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो फिर जो प्रतिभूतियां बेचकर, यानी जो प्रतिभूतियां बेच आरबीआई भी सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राप्त करती है। जब प्रतिभूतियां बेचकर आरबीआई भी सरकार के लिए जो ज्यादा ब्याज दर पे, ऊंची ब्याज दर पे, सॉरी ज्यादा से ज्यादा नहीं, ऊंची ब्याज दर पे पैसा, क्योंकि सरकार को भी तो, अगर सरकार को पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगा कि माई बाप हमें कुछ पैसे दे दो। सरकार बोलेगी ठीक है, सॉरी आरबीआई बोलेगी ठीक है, एक काम करो, अब प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति जारी कर दो और मैं जाता हूं बैंकों के पास। आरबीआई कहेगी मैं जाती हूं बैंकों के पास और मैं वहां से पैसा लेके आ जाऊंगी। तो भाई जब मार्केट खुद ही, मार्केट पूरी बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की कमी है, पैसा नहीं है, लिक्विडिटी की कमी है, तो और वैसे भी आर्थिक परिस्थितियां एडवर्स हैं, तो जितना ये चाहेंगे, अब देखो इंटरेस्ट है ना, ये मार्केट जो बाजारी ताकतें हैं इस पर आधारित होता है। ये नहीं कि आरबीआई ने कहा कि हम इतना पैसा, ये बार्गेनिंग होता है प्रॉपर कि भाई अगर आप इतना इंटरेस्ट दोगे तभी हम लेंगे, नहीं अन्यथा नहीं लेंगे, आप ही कोई बैंक नहीं हो, हम दूसरे से ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो बार्गेनिंग पोजीशन में बैंक होंगे ना, उनके पास पैसा कम है, तो इसको भी जो सरकार को भी क्या मिलेगा, जो पैसा मिलेगा सॉरी, सरकार को जो पैसा मिलेगा वो भी एक्चुअल में किस फॉर्म में, आप देखोगे कि उसको जो ब्याज है वो महंगी ब्याज दर, ज्यादा उच्च ब्याज दर चुकानी पड़ेगी। और जब ऐसा होगा तो सरकार के ऊपर भी ब्याज का भार बढ़ेगा ना। पहले सरकार को 5% पे इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन अब वही चीज 10% में मिल रही है, 15% पे मान लो मिल रही है, तो क्या है, सरकार के ऊपर ब्याज का भार भी बढ़ेगा। इसके चलते जो दूसरे उपभोक्ताओं के लिए भी ब्याज का एक आधार बन जाएगा और उन्हें भी जो पैसा है, ऋण है, वो महंगी दर पर प्राप्त होगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण, मैं बढ़िया सा उदाहरण इसे समझाने के लिए देता हूं। आपने देखा होगा जैसे इस समय तो थोड़ा सा कंटिन्यूअसली ये जो है पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 2 रुपया बढ़ता था कभी 6-7 माह में और फ्लैक्चुएट भी नीचे भी आता था, लेकिन अब ये पिछले कई 2 सालों से
से तो लगातार बढ़ रहा है और पेट्रोल तो अब सबसे ऊपर 100 से ऊपर हो गया है। ये बहुत ही खराब परिस्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। अब क्या ही कहे जाए, सरकार को इसमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये तो फिर बात का वो देख लेंगे हम, ये पॉलिटिक्स वगैरह ये क्या है, ये कैसे ऐसे क्यों है, और इसके पीछे के भी कारण भी देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सरकार क्या क्या अपने वो देती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले देखो, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं, ठीक है। मैं जब तक यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे भी पर्सनल व्यू है, मैं किसके साथ क्या कैसे व्यवहार रखता हूँ उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब तक मैं एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, एज अ इंडियन इकोनॉमी के एजुकेटर में बात कर रहा होता हूँ, तो सिर्फ मैं एजुकेटर होता हूँ, मैं सभी के साथ बराबर नज़र से देखता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जब कांग्रेस का गवर्नमेंट हुआ करता था, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में आपको याद होगा जब LPG और ये पेट्रोल होता था, तो उस समय अब अब उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, वो नहीं रही हैं, एक बहुत बीजेपी में मतलब बहुत ही अच्छी महिला थी इस चीज़ को लेकर के, तो बड़ा अच्छा उनका एक रुतबा हुआ करता था बीजेपी में। तो सिलेंडर लेके वो पार्लियामेंट पहुंच गई थी, सिलेंडर लेके, और मतलब ये सारी चीज़ें जो विरोध का। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि कोई बात ही नहीं कर रहा है महंगाई पे, कोई बात नहीं कर रहा है। हर 15 दिन में, 20 दिन में 2, 4, 5 रुपया, 7 रुपया बढ़ जाता है पेट्रोल, उसी तरह LPG, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक ये इशू है, इस चीज़ को लेकर के इशू है। खैर वो हम बाद में बात कर लेंगे, फिर एक बार यहाँ पहले आते हैं। तो देखो क्या होगा कि जब सरकार भी जो ऊंची दर पे ब्याज ले रही है, तो ब्याज का भार तो सरकार पे बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में भी महंगा हो जाएगा ब्याज। और जब मार्केट में ब्याज महंगा हो जाएगा तो ऋण प्राप्त करना महंगा होगा, और जब ऋण प्राप्त करना महंगा होगा लोगों के लिए, सामान्य हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए, तो हम पैसा लेने से कतराएंगे। और जब ऋण महंगा होगा, पैसा लेने से कतराएंगे, तो आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होगी, आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होगी। तो अब क्या होगा कि भविष्य में जब आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, हाँ एक उदाहरण पहले मैं बताना चाह रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पहले क्या होता था, 2 रुपया बढ़ गया और 2 रुपया मान लो कि 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो 5 रुपया नीचे आ गया। तो 2 रुपया बढ़ने के चलते ये जो टैक्सी वाले होते थे, अपना ये मान लो किराया 2 किलोमीटर का ये 10 रुपया लेते थे, तो अब उसमें इनने 5 रुपए की वृद्धि कर दी। तो उसमें नो डाउट 5 दिन 15 दिन बाद पेट्रोल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये अपना रेट 5 रुपया जो इनने किराया बढ़ाया है, फिर वो कम नहीं करते थे, वो कम नहीं करते थे, ठीक है। तो एक सॉरी, एक ये भी इशू रहा है। अब देखो भविष्य में जब आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, तो केंद्रीय बैंक जो है ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से इस समस्या को दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि देखो जो मैंने बताया ना कि ये आदत लग जाती है, इन लोगों को तो आदत लग गई कि भाई पेट्रोल नीचे गिर गया ना, तो किराया भी तो गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिराते थे। तो सरकार भी ऐसा कह रही है कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल रहेगी, एडवर्स रहेगी, कभी अनुकूल होगी, लेकिन अनुकूल होने के बाद अगर यही सारी चीज दशा रही, RBI हरकत में नहीं आई, तो जो बैंक है वो ब्याज दर को नीचे नहीं लाएंगे, वो उसको एक बेंचमार्क मान के उसके आगे ही लेके जाएंगे। बेशक वो स्थिति अनुकूल हो गई है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? इसके तहत जो केंद्रीय बैंक है, अर्थात जो RBI है, मान लो हमारी जो केंद्रीय बैंक तो RBI है, तो उन प्रतिभूतियों को बैंकों से वापस खरीदती है कि भैया आप अपना पैसा ले जाओ और हमें हमारी प्रतिभूति दे दो। और उन्हें उच्च ब्याज दर पर जो है, मतलब जो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पहले ये प्रतिभूति ब्याज चुकाना पड़ रहा था RBI को, किसके बिहाफ पे? सरकार के बिहाफ में, तो वो वापस ले लेगी। तो ये भार, जो ब्याज का भार है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्थिति तो समान हो गई है। अब वही दोबारा से नई प्रतिभूतियां बेच करके कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर लेगी, नई प्रतिभूतियां बेचकर कम ब्याज दर पे ऋण प्राप्त कर लेगी। तो इससे एक इनको ये मैसेज जाएगा कि भाई अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो जो आप यहां भी जो उपभोक्ताओं को भी महंगी ब्याज पे अब पैसा ऑलरेडी इनके पास आ जाएगा, तो इनके पास पैसा आ जाएगा तो वैसे भी ये स्वतः सस्ता कर देंगे,
जो ब्याज दर है स्वतः सस्ता कर देंगे। तो मार्केट, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे सारी चीजें बेस्ड होती हैं, तो ऑपरेशन ट्विस्ट ये है, ऑपरेशन ट्विस्ट ये है, इसका प्रयोग ये है ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ये चर्चा में था रिसेंटली, ओके सॉरी। तो आपने ये देखा ऑपरेशन ट्विस्ट, समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले दिन और समझा दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब एमएसएफ देख लो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएफ। ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएफ क्या है? देखो भाई, यह भी उपकरण ना भारत में 2004 में लाया गया, भारत में 2004 में लाया गया, परंतु यह 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब यह चर्चा में आया। और मार्केट स्टेबलाइजेशन के तहत आरबीआई भारत सरकार से मार्केट स्टेबलाइजेशन प्रतिभूतियां प्राप्त करती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो है आरबीआई भारत सरकार से, यानी इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, किससे? भारत सरकार से क्या प्राप्त करती है? मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी, एमएसएस प्राप्त करती है, ठीक है। अब इसे बेचकर आरबीआई बैंकों से अधिशेष धनराशि सोख लेती है। इसको बेच करके जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा है, तो बैंकिंग व्यवस्था से जो आरबीआई है वो जो अधिशेष धनराशि है, अतिरिक्त धनराशि है, उसको सोख लेती है। परंतु इस धनराशि को वह भारत सरकार को ऋण के तौर पे नहीं देती है, और बैंकों से जो प्राप्त धनराशि पर आरबीआई अपने संसाधनों पर बैंकों को ब्याज अदा करती है, बैंकों को ब्याज अदा करती है। ये चर्चा में कैसे आया? ये मैकेनिज्म समझ गए ना आप? अब आप थोड़ी से और समझ जाएंगे जब मैं डिमोनेटाइजेशन की बात करूंगा। देखो भाई क्या हुआ नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी है ना, विमुद्रीकरण, नोटबंदी हुई। नोटबंदी में बैंकों के पास लगातार जो है पुराना नोट्स आ रहा था, पुराना पैसा आ रहा था। तो सरकार, ये आरबीआई या बैंकों का बैंक है, इसकी ही सारी जिम्मेदारी है। तो इसने सोचा कि भाई, सरकार से कहा कि एक काम करो, आप मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी जारी कर दो, और ये जो है ये जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति है, ये जो प्रतिभूति वो सरकार ने जारी किया है, लेकिन सरकार ये कतई नहीं समझे कि सरकार को इसमें ऋण मिलेगा। तो ये सिर्फ एक प्रकार का टूल है, उपकरण है, जो ये आरबीआई इस एमएसएस को बैंकों को दे देगी और कह देगी कि अच्छा, आपके पास देखो अतिरिक्त पैसा है, मान लो उस समय खूब पैसा बैंकों के पास आ रहा था, और ये पैसे का मिसयूज ना करें। तो ये बैंकों से आरबीआई कह रही थी कि भाई, ये जो आपके पास अतिरिक्त पैसा आ रहा है सब हमारे पास जमा करवाओ, और हम आपको एक लिख के देते हैं, मतलब लिख के देंगे कागज में कि आपने इतना पैसा जमा करवाया है, और आपको ऐसा नहीं है, आपको लॉस नहीं होने देंगे, आपने जितना पैसा दिया है हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और उसी इस कागज के टुकड़े को मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी कहा गया। ये इस वजह से जारी किया जाता है ताकि जो बैंक हैं उस पैसे का दुरुपयोग, जो अतिरिक्त पैसा है उसका दुरुपयोग ना कर सकें। इस वजह से ये 2016 में इस सुर्खियों में बना जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। हालांकि इस मतलब जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ये आज से हमने बहुत करीब वही 18-20 साल पहले 2004 में ही इसको लाया गया था भारत में, लेकिन उपयोग अल्टीमेट 2016 में हुआ। अब विमुद्रीकरण के बाद बैंकों के पास, जैसे कि मैंने बताया, खूब पैसा आया, 15 जो एग्जैक्ट डेटा है 15,31,000 करोड़ रुपया, जो जमा राशि को सोखने के उद्देश्य से आरबीआई ने इसी मार्केट स्टेबलाइजेशन का प्रयोग किया था, और इसके अंतर्गत वह धनराशि बैंकिंग व्यवस्था से सोख ली गई थी। बैंकों को ब्याज की प्राप्ति भी होती है, और यदि सीआरआर का प्रयोग कर इस धनराशि को आरबीआई सोखती या फिर बैंकों को किसी भी प्रकार से ब्याज अदा नहीं करती, तो ऐसे में बैंकों को व्यापक क्षति हो सकती थी। तो इस वजह से यहां पे सीआरआर का प्रयोग ना करके मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि सीआरआर में मैंने आपको कल बताया था कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें आपको किसी प्रकार का जो आरबीआई है वो कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाती है, कोई पैसा नहीं चुकाती है। इस वजह से यहां पे अब देखो, आपको एक पूछना चाहिए कि अच्छा सर ये बताओ कि आरबीआई के पास कहां से पैसा आएगा?
आरबीआई के पास पैसा, क्योंकि आरबीआई अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए इनको ब्याज भी देगी इस पैसे पे, इनको लॉस नहीं होने देगी। क्योंकि आपने देखो ऐसा तो नहीं, जब विमुद्रीकरण हुआ था तो ऐसा तो बैंकों ने नहीं कहा था कि आप 10 करोड़ अपने अकाउंट में पैसा जमा कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आपका तो पैसा भाई नंबर 2 का नहीं है ना, आपका तो पैसा व्हाइट मनी है। ठीक है ना, आपके पास ब्लैक मनी तो है नहीं है। और मान लो कि आपने 10 करोड़ रुपया जमा कर दिया, नोट जमा कर दिया, और आपने 1 साल नहीं निकाला, तो आपको तो मतलब उसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर ये पैसा मान लो बैंक क्या कर दें, आरबीआई के पास जमा कर दें और आरबीआई ब्याज ना दे, तब तो बैंकों को लॉस हो जाएगा ना। तो इस वजह से बैंकों को लॉस ना हो तो आरबीआई अपने संसाधनों आरबीआई अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्या करती है, ये जो पैसा है ब्याज है वो बैंकों को अदा करती है। ठीक है, तो आपने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी देख लिया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे आप। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अगर कोई डाउट होगा तो वही मैं बोल रहा हूं ना अगेन एंड अगेन कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो एक और सब है देंगे, जी सैप। अब देखो बैंकों, ये आरबीआई के पास कमाई का चारा मैं आपको बता दूंगा। आप ये बताओ, जब आगे मौद्रिक उपकरणों के अंतर्गत मैं कुछ बताऊंगा आपको कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो वहाँ तभी ये समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक दूसरा जो कारण है। ये बताओ सरकार के लिए ये क्या करती है, सरकार के लिए पैसा अरेंज करती है, पेनाल्टी भी लगाती है, बैंकों पे पेनाल्टी लगाती है। तो ये यही पैसा सब उसकी कमाई है, यही पैसा उसकी सब कमाई है। अगर मान लो किसी बैंक पे पेनाल्टी लग गई, उसके 1% में भी पेनाल्टी लगा दी, हालांकि इतना नहीं लगता है, लेकिन 1% में भी पेनाल्टी लगा दी तो बहुत पेनाल्टी है। तो ऐसे वो करके अपने मतलब पैसा बनाती रहती है आरबीआई। और आपने देखा होगा कि एक्चुअल में जो शशिकांत दास साहब आए थे, इससे पहले जो रघुराम राजन जी, तो एक बवाल हो रहा था लगातार। जो भारत सरकार में उस समय जेटली साहब थे, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, तो जेटली साहब लगातार बोल रहे थे कि भाई हमें एक काम करो, आपके पास जो इतना पैसा है, आरबीआई से कह रहे थे, तो आप हमें दे दो। वो देने को तैयार नहीं थे। तो तब उनको, आपको पता ही होगा ये पूरी स्टोरी, कि एक तरीके से उन्हें साइड लाइन करके और शशिकांत दास साहब को लाया गया था ताकि ये आसानी से उस पैसे को क्या कर दें, निकाल दें। ठीक है, और आसानी से इन्हें फिर पैसा भी दिया था, आपको याद ही होगा, भारत सरकार को बहुत सारा आरबीआई ने पैसा दिया था। चलो दूसरा है जी सैप, हमारा दूसरा सब हेडिंग है जी सैप 1.0। जी सैप 1.0। देखो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक में आरबीआई ने जी सैप 1.0 की घोषणा की। इसका पूरा नाम सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी जी सैप इज स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजिशन एंड प्रोग्राम है। तो ये आरबीआई ने इसके जरिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की जो प्रथम तिमाही है इसमें से 1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूति खरीदने की घोषणा करी थी। 1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूति खरीदने की घोषणा करी गई थी। ठीक है, और इस कार्यक्रम में इसके तहत ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओएमओ ही है। ठीक है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां इसी के माध्यम से ओएमओ के अंतर्गत बेची जाती हैं। परंतु जो जी सैप के अंतर्गत केंद्रीय बैंक पहले वायदा कर देगी कि वह बाजार से कितने मूल्य के बॉन्ड कब खरीदेगी, ये पहले से उसका वादा होगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है बॉन्ड मार्केट को राहत प्रदान करना है। जी सैप लंबे समय से चली आ रही है, ओएमओ कैलेंडर की मांग को लगभग पूरा करता है और इसका जो कार्यक्रम के जरिए रेपो दर में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड की दरों के बीच के जो अंतर को कम किया जा सकता है। इससे जो होगा कि बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित रखकर सरकारों के लिए जो ब्याज दर है तो उसको कम किया जा सकता है। और इस ऑपरेशन ट्विस्ट का ये अगला चरण भी इसको कहा जा सकता है। जो ऑपरेशन ट्विस्ट बताया था ये उसका अगला चरण भी इसको माना जा सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो बैंक रेट। इसे जरा समझने का प्रयास करना कि भाई ये बैंक रेट होता क्या है, ये है क्या। देखो
प्रारंभ में, पहले तो सुन लो थोड़ा सा, प्रारंभ में जो बैंक रेट है इसकी परिभाषा और इसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न थी। स्टार्टिंग में जो इसकी परिभाषा और इसकी जो उपयोगिता है वो भिन्न थी। वर्तमान में बैंक दर की जो परिभाषा और उसकी उपयोगिता पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है। प्रारंभ में बैंक दर वह दर हुआ करती थी जिस पर बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करता था। दोबारा सुनना, प्रारंभ में बैंक दर वो दर हुआ करती थी जिस पर आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण कौन प्राप्त करता है? बैंक। बैंकों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मान लो पैसे की जरूरत है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो क्या होता था, अब बैंक में ये बैंक रेट है जो अब बदल चुका है, अब भी जारी होता है लेकिन इसका उद्देश्य बदल गया। लेकिन पहले क्या था कि कोई बैंक को अगर लंबी अवधि के पैसे की जरूरत है, लंबी अवधि के पैसे की जरूरत है, तब आरबीआई के पास जाता था और आरबीआई से कहता था माई बाप हमें लंबी अवधि के लिए आप ऋण दे दो। तो उस ऋण जो ऋण देती थी आरबीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि हर तरीके से इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता था। तो जो ब्याज की दर थी उसी को बैंक रेट कहा जाता था। समझ में आया? अगर बैंक को लंबी अवधि के पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से जाएगी, हाथ पांव जोड़ेगी, बोलेगी कि हमें कुछ पैसे दे दो, और जो ये ब्याज ये चार्ज करेगा बैंकों से वही बैंक रेट थी, वही बैंक रेट थी जिस पर बैंक जो है आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर लेता था। और यदि आरबीआई बैंक दर में बढ़ोतरी कर रहे, अब इसका एप्लीकेशन सुनना जरा, पहले का एप्लीकेशन क्या हो सकता है पूछा जा सकता है। अब मान लो आरबीआई बैंक रेट में जो बैंक रेट है ये जो बैंक रेट है इसमें बढ़ोतरी कर दे, तो बैंकों को ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो महंगा हो गया। तो बैंक भी जो पब्लिक को या अर्थव्यवस्था में पैसा देंगे, जो अर्थव्यवस्था में पैसा देंगे, तो क्या देंगे? ऋण महंगा कर देंगे। और ऋण महंगा कर देंगे तो क्या होगा? लोग पैसा लेने से कतराएंगे। और जब लोग पैसा लेने से कतराएंगे तो मुद्रास्फीति कम होगी, और इसके साथ साथ क्या होगा? देखो, मुद्रास्फीति तो कम होगी लेकिन हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित हो सकता है आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो। क्योंकि जैसे देखो आरबीआई बैंक दर में बढ़ोतरी कर देती है, तब बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा और इससे तरलता और मांग नीचे आएगी, और ऐसा करके जो है आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती थी। अब बैंक रेट में कटौती कर दी जाती थी तो बैंक के लिए आरबीआई से ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाता था। इसी का जस्ट अपोजिट सुनना, ये तो कब है कि जब बैंक दर में बढ़ोतरी कर दी गई है, जब बैंक दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो बैंक दर में कटौती कर दी जाए, जैसे कि एक मान लो कि 5% है, तो अगर बढ़ोतरी 6% कर दी जाए, मतलब 1% से बढ़ोतरी के साथ, तो 6% हो जाएगा, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन मान लो इसको कट डाउन करके 2% कर दिया जाए, तो अब वही है ना कि 2% कर दिया जाएगा, सस्ता ऋण प्राप्त होगा। और जब ऋण सस्ता प्राप्त होगा तो आसानी से बैंकों के पास पैसा होगा और वो सस्ते पर ही लोगों को भी पैसा देंगे। और जब सस्ते पर पैसा देंगे तो लोग खरीदारी करेंगे, मांग करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, तो आर्थिक समृद्धि क्या होगी? आर्थिक समृद्धि भी बढ़ सकती है, उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इससे आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। तो ये तो इसका मतलब मैंने बताया कि बैंक रेट का पहले उद्देश्य क्या था और इसका मैकेनिज्म यानी इसका एप्लीकेशन की क्या प्रभाव पड़ता, अगर ये ऊपर नीचे या फ्लैक्चुएट होता तो क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, अगर ये महंगा होता अर्थात इसकी रेट बढ़ जाती तो क्या प्रभाव पड़ता अर्थव्यवस्था में, या फिर अगर इसको कट डाउन किया जाता तो भी क्या प्रभाव पड़ता, आपने ये देखा। अब भाई वर्ष 1999 में प्रयोगात्मक तौर पे और वर्ष 2000 में स्थायी तौर पे यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF की व्यवस्था लाई गई, और इसके अंतर्गत जो रेपो दर रिवर्स रेपो दर जो है, तो रेपो दर रिवर्स रेपो दर को भी जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का जो प्रयोग है वो प्रारंभ हुआ।
अब इसके लागू होने से बैंक रेट का एक्चुअल में जो महत्व है वो घट गया। तो आरबीआई ने इसकी उपयोगिता को परिवर्तित कर दिया। ये 2000 की मैं बात कर रहा हूं, सन 2000 में, वर्ष 2000 में ये ऐसा हुआ कि जब जो एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था लाई गई और इसके अंतर्गत मैं अभी रेपो दर और रिवर्स रेपो दर बताऊंगा, तो इसका प्रयोग शुरू हो गया। तो इसके लागू होने की वजह से बैंक दर का जो एक्चुअल में महत्व है वो घट गया और आरबीआई ने इसकी उपयोगिता को परिवर्तित कर दिया। अब वर्तमान में आरबीआई बैंकों को बैंक दर पर ऋण प्रदान नहीं करती है। अगर बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत होती है तो बैंक दर पे आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान नहीं करती है। अब बैंक दर वह आधार दर है जिस पर बैंकों पर लागू होने वाले जुर्माने तय होते हैं, यानी बैंक रेट अब भी जारी होता है लेकिन इसको यूं आधार बनाया जाता है कि इसके चलते अगर मान लो कि आपने सीआरआर अर्थात आप मतलब बैंकों ने सीआरआर मेंटेन नहीं किया, एसएलआर में चूक हो गई, तो बैंक रेट को आधार बना के उन पे पेनाल्टी लगाती है आरबीआई। तो ये आज भी इस बात के लिए जारी होता है, आज भी इस बात के लिए जारी होता है। अब सीआरआर एसएलआर को जो दिए गए, मान लो जो सीआरआर है एसएलआर है, तो इसमें जो मतलब इनको मेंटेन करना था, अगर इसको मेंटेन नहीं किया जा सका तो फिर आरबीआई पेनाल्टी लगाती है। और वर्तमान में जो बैंक रेट है, इसका जो रेट है 4.25% है, ये ध्यान रखना, ये वर्तमान में बैंक रेट है। ये एक अब आधार दर हो गई है जिसको आधार बना के पेनाल्टी लगाई जाती है, जुर्माना तय किया जाता है। बस इसका ये आज काम रह गया है। तो इसका आज भी आपको किताबों में मिल जाएगा कि लंबी अवधि का ऋण, भैया नहीं है, नहीं है, ऐसा एकदम दिमाग से निकाल देना, किताबों में देख लेना, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा आज भी ये कि आज भी मतलब जो बैंक रेट है तो लंबी अवधि का जो ऋण है इसको प्राप्त करता है बैंक, कोई भी बैंक आरबीआई से, ऐसा नहीं है। अब आज इसकी उपयोगिता खत्म है और आज भी जारी होता है, ऐसा नहीं कि जारी नहीं होता है, जारी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी बदलती हैं, लेकिन वैसे ही मतलब इसकी उपयोगिता अब दूसरी चीज की है। ठीक है, तो ये आपने देखा बैंक रेट। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा आपको देखना है रेपो रेट। क्या है रेपो रेट? देखो भाई रेपो रेट, अब रेपो रेट क्या है? ये सभी अभी मात्रात्मक उपकरण है। मैंने 7 मात्रात्मक उपकरण बताए थे, याद है? वही अभी चल रहे हैं। पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में हमने बांटा था, तो ये सभी अभी मात्रात्मक उपकरण चल रहे हैं। फिर गुणात्मक उपकरण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम गैर पारंपरिक उपकरण और गैर पारंपरिक उपकरणों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर, ये सारा देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो कि भाई ये रेपो रेट क्या है। देखो भाई, रेपो रेट वह ब्याज दर है, यानी जो रेपो रेट एक ब्याज दर है। ये कौन सी ब्याज दर है? जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का, यानी कोई भी बैंक किससे? अपने माई बाप आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है, कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है, कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं, उसी को रेपो रेट। यानी रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करता है। अब सामान्यतः यहां ऋण की परिपक्वता की अवधि 90 दिनों तक की होती है। जो रेपो रेट के अंतर्गत 90 दिनों तक इसकी परिपक्वता की अवधि होती है। कम अवधि का मतलब यहां 90 दिनों से है, वहां लॉन्ग टर्म का मतलब इससे ऊपर से है। अगर कम अवधि की बात होगी तो 90 दिनों से कम की है। अब वर्तमान में जो रेपो दर है वो 4% है। वर्तमान में रेपो दर 4% है। यदि रेपो दर में बढ़ोतरी हो जाए तब बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए, रेपो दर में बढ़ोतरी हो जाए, तब बैंकों के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो ऐसे में जो बैंक हैं वो भी अपना जो ऋण है, ऋण का जो ब्याज दर है वो भी बढ़ा देंगे। इससे उपभोग नीचे आएगा और मुद्रास्फीति में भी कमी देखने को मिलेगी। मुद्रास्फीति में कमी डिक्लाइन कर मतलब कमी आएगी।
यही अगर इसकी जस्ट अपोजिट दशा हो कि मान लो यदि रेपो दर में कटौती हो जाए, इसको कट डाउन कर दिया जाए, तो बैंकों के लिए आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करना आसान और सस्ता हो जाएगा। इससे वह आम उपभोक्ता को सस्ते में ऋण दे सकेंगे, और जब आम उपभोक्ता को सस्ते में ऋण प्राप्त होगा तो यानी हमें सस्ते में ऋण प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, हम जाएंगे तो अपने मतलब हमारे हाथों में पैसा आएगा तो हम बाजार जाएंगे और मांग करेंगे, और जब हम बाजार जाएंगे मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई होगी, ठीक है, सप्लाई होगी, प्रोडक्शन होगा, तो आर्थिक समृद्धि भी रिकॉर्ड की जाएगी या आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो रेपो दर की इस पूरी व्यवस्था को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक ओवरनाइट रेपो, अभी मैं इस दोनों को बताता हूं, एक ओवरनाइट रेपो, एक टर्म रेपो। लेकिन इससे पहले यह बताओ कि आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, मैं अगेन बोल रहा हूं, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी में खासकर जो मात्रात्मक उपकरण है, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिससे बैंकों को 90 दिन या कम अवधि के पैसे की जरूरत है, तो वह आरबीआई से बैंक पैसा प्राप्त करते हैं, और आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को रेपो रेट कहते हैं, उसी को रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में इसकी दर 4% है, और मान लो कि अगर रेपो दर को बढ़ा दिया जाए, रेपो दर को बढ़ा दिया जाए, एक उदाहरण से समझो, आप ही समझो कि ये क्या है, ऐसे समझो कि देखो ये आरबीआई है और ये एसबीआई है, एसबीआई है। अब आरबीआई जो है पहले मान लो 4% पे, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, ये उदाहरण से समझा रहा हूं, 4% पे रेपो रेट का यानी रेपो रेट था। अब आरबीआई ने इसको 10% पे कर दिया। अब ये रेपो रेट क्या है कि भाई ये एसबीआई देखो ये मतलब बैंक है, तो बैंक अगर कम अवधि का इससे पैसा लेगा तो 10% हो गया तो महंगा हो गया, तो भाई महंगा हो गया तो एसबीआई भी जब पब्लिक को पैसा देगा तो महंगी ब्याज दर चार्ज करेगा ना, ऑब्वियस करेगा, तो लोग पैसा लेने से कतराएंगे, लोग पैसा नहीं लेंगे, लोग पैसा लेने से कतराएंगे, दूर भागेंगे, नहीं पैसा लेंगे। जब ऐसा होगा तो मुद्रास्फीति नीचे आएगी, महंगाई नीचे आएगी, और उपभोग भी जो है वो नीचे आएगा। अरे भाई लोग उपभोग, पैसा जब है ही नहीं है लोगों के पास तो उपभोग तो स्वतः नीचे आएगा, तो उपभोग भी नीचे आएगा। लेकिन मान लो इसकी जस्ट अपोजिट दशा हो जाए कि 4% था, अब आरबीआई कहे कि कोई बात नहीं है, हम इसका 1% ही रेपो रेट रखेंगे। ध्यान से सुनना, तो अब इसको सस्ते में ब्याज मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, तो ये भी तो सस्ते में देगा। अब लोगों के जब सस्ते में देगा तो लोग बैंक के पास पैसा लेने जाएंगे, खूब मांग करेंगे, खूब उपभोग करेंगे, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। रेपो रेट को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक ओवरनाइट रेपो रेट देख लो, और एक टर्म रेपो, बता देता हूं। हाँ, इसकी परिभाषा इसके वर्तमान रेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसके एप्लीकेशन से आएगा, और प्लीज इसका एप्लीकेशन ध्यान रखना है, अन्यथा आप समझ रहे हो, ठीक है। इसको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, एक ओवरनाइट रेपो, ये कुछ ऐसी बात करेगा रात भर के लिए शायद, है ना, ओवरनाइट। एक दूसरा है टर्म रेपो, टर्म मतलब टाइम, ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत 24 घंटे के लिए ऋण की प्राप्ति होती है। अगर बैंकों को आरबीआई से 24 घंटे के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वह ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत पैसा प्राप्त करते हैं, ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत पैसा प्राप्त करते हैं। एक बैंक कुल अपनी जमा राशि का 0.2% टोटल एनडीटीएल का, कोई बैंक अपनी जमा राशि का 0.25% के बराबर ऋण प्राप्त कर सकता है। दोबारा सुनना, मतलब क्या है कि अगर आपको मान लो, कई बार ऐसा होता है किसी बैंक में लिक्विडिटी की कमी हो गई, तो वो अगर 24 घंटे के लिए मात्र पैसा चाहिए तो वह पैसा प्राप्त करेगा, लेकिन वह कितना, अपने टोटल एनडीटीएल का इसमें से 0.25% ही प्राप्त करेगा, 0.25% ही प्राप्त करेगा। मान लो कि अगर एनडीटीएल 100 रुपए का है, ऐसे समझो 100 रुपए का है, तो वह मात्र 25 पैसा ही ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत ऋण ले सकता है, इससे ज्यादा ऋण नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा
ऋण नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा भाई ओवरनाइट रेपो रेट। दूसरा टर्म रेपो। देखो ये टर्म रेपो क्या होता है, मैं आपको टर्म रेपो बता दूं। देखो टर्म रेपो, इसके अंतर्गत इसकी जो परिपक्वता की अवधि 7 दिन की हो सकती है, 14 दिन की हो सकती है, 21 दिन की हो सकती है, 28 दिन की हो सकती है, ऐसे ये 90 दिनों तक की हो सकती है। अरे भाई ये रेपो रेट के अंतर्गत है तो 90 दिनों से तो ज्यादा की होगी नहीं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कम अवधि का, 90 दिनों से कम का। तो ये 7 दिन से लगा करके 90 दिनों तक इसकी परिपक्वता की ऋण की अवधि हो सकती है। मतलब जो टर्म रेपो के अंतर्गत जो ऋण लिया जाएगा आरबीआई से, जो बैंक लेंगे, तो उसकी परिपक्वता की अवधि मतलब 7 दिन की हो सकती है। 7 दिन के लिए ऋण ले लें, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, इसी तरह ये 90 दिनों तक की हो सकती है। 90 दिनों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। अब इसके तहत अपनी कुल जमा राशि का, ध्यान से सुनना, बैंक इसके तहत अपनी कुल जमा राशि का 0.7%, कुल जमा राशि का तात्पर्य क्या है, टोटल एनडीटीएल का। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी या टर्म लायबिलिटी। तो कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं भाई, 0.75%। फॉर एग्जाम्पल इसका जो जमा राशि 100 रुपया है तो यह मात्र 75 पैसे ही ऋण के तौर पे अगर इन्हें प्राप्त करना है तो 7 दिन, 14 दिन, 21 या 90 दिनों तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां रेपो शब्द देखो क्या होता है, एक चीज और मैं बता दूं, यहां जो रेपो शब्द का मतलब क्या है, रीपरचेज ऑप्शन। रेपो रीपरचेज ऑप्शन या ऑपरेशन दोनों मिलेगा, ऑप्शन मिले या ऑपरेशन एक ही बात है। ठीक है। इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेने की प्रक्रिया में एक बैंक को आरबीआई के पास अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होती हैं। आप बैंक के पास, आपको पैसे की जरूरत है और रेपो के अंतर्गत आपको पैसे चाहिए, रेपो रेट के अंतर्गत, तो रेपो रेट में मान लो आपको टर्म रेपो के अंतर्गत पैसा चाहिए, कोई बात नहीं है, पैसा आप ले लो, पैसा आराम से दे देगी और पैसा आपको 0.7% टोटल एनडीटीएल से, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं यहां क्लियर कर दूं कि आपको पैसा लेने के दौरान आपको ब्याज तो देनी ही पड़ती है, वही तो रेपो दर है, लेकिन आपको उसमें से सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ेंगी, सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ेंगी। और ये जो सरकारी प्रतिभूतियां होंगी, लिए गए जो आपका ऋण है वो 105% के बराबर होनी चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियां जो आप गिरवी रखोगे वो 105% के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपका मान लो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत आप पैसा लेते हो और आप पैसा 0.25% ही प्राप्त कर सकते हो। आपका 0.25% 100 रुपए के बराबर होता है कि आप तो इतना ऋण ले लिया, लेकिन आपको जो गिरवी है वो 105% यानी 105 रुपए की सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ेगी, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ेगी। प्रतिभूतियां रखते समय आरबीआई से वादा करती है कि एक निश्चित ब्याज के साथ एक निश्चित तारीख को गिरवी रखी गई जो प्रतिभूतियों को यह वापस खरीद लेगी। और यही वजह है रेपो शब्द का मतलब रीपरचेज ऑप्शन, कि मैं अपनी जो प्रतिभूतियां आपको बेच रही हूं, कौन कह रहा है, बैंक, वो गिरवी रखी हूं, मतलब बेच नहीं कहेंगे, गिरवी रखी हूं मैं आपका पैसा चुकाऊंगी और अपनी प्रतिभूतियां वापस ले लूंगी। तो रीपरचेज ऑप्शन, मैं दोबारा से अपनी जो ये प्रतिभूतियां हैं परचेज कर लिया, तो इसी वजह से रीपरचेज ऑपरेशन या रीपरचेज ऑप्शन भी कहा जाता है। समझ में आया? अगर ये शब्द मिल जाए, रीपरचेज ऑपरेशन का मतलब क्या है या ऑप्शन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना कि वो जो प्रतिभूतियां, जब आप ऋण लेने के दौरान जो 105% प्रतिभूतियां रखना है, आप ब्याज देके, उनका पैसा देके अपनी प्रतिभूतियों को वापस छुड़ा लोगे या अपनी वापस प्रतिभूतियां ले लोगे, यही मतलब है रेपो शब्द का, यही मतलब है रेपो शब्द का। तो आपने ये चीज भाई देखी। ठीक है। इसके बाद देखो रिवर्स रेपो रेट। क्या देखना है? रिवर्स रेपो रेट। समझ आ रहा है ना? ये ओवरनाइट रेपो ये सब बता दिया हूं, है ना, टर्म रेपो भी बता दिया हूं। चलो समझ आना चाहिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी सी दुख की बात है। समझ में आया? तो चलो रिवर्स रेपो देखो। कोई बार बार
कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था, रिवर्स रेपो, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने रेपो रेट के अंतर्गत नहीं बताया, उसका जो रेपो रेट का रेट है वो 4% है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब रिवर्स रेपो क्या होता है इसे जरा समझ लो। देखो भाई, रिवर्स रेपो रेट में जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। दोबारा सुनना, रेपो रेट का जस्ट अपोजिट, रेपो रेट में बैंक आरबीआई से कम अवधि का पैसा ले रहा था, रिवर्स रेपो रेट में ये वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है, बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, और रेपो रेट अभी एक चीज समझाऊंगा ना, तो रेपो रेट कितना, 4%। अगर बैंक से, ध्यान से सुन लेना यहाँ पे, अगर बैंक आरबीआई से कम अवधि का पैसा लेता है तो बैंक कितना ब्याज चार्ज करेगा, सॉरी आरबीआई कितना ब्याज चार्ज करेगा, 4%। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लो कि आरबीआई ऋण लेता है किससे, बैंकों से, तो कितना ब्याज देगा, 3.35%, 3.35%। ओवरऑल यहां डिफरेंस कितने का हुआ, ये करीब 65 0.65% का हुआ ना, 563, हाँ 65 हुआ है ना, 0.65% डिफरेंस। ध्यान से सुनना, अब मैं एक चीज बताऊंगा तभी यहां मैं क्लियर कर रहा हूं। तो देखो रिवर्स रेपो रेट में इसका एप्लीकेशन देख लो। रिवर्स रेपो रेट समझा कि भाई रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट का जो इस समय वर्तमान में दर है 3.5% है। रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाए, इसका एप्लीकेशन सुनना, अगर मान लो इस रेट में बढ़ोतरी कर दी जाए तो ऐसे में बैंक के लिए आरबीआई को ऋण देना आकर्षक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेट तो हो गया महंगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो बैंकों का, ध्यान से सुनना, बैंकों का पैसा कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाएगा कि नहीं, ये आकर्षक हो जाएगा ना, ब्याज ज्यादा बैंकों को मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। जो धनराशि ऋण के तौर पे उपभोक्ता यानी अर्थव्यवस्था में जानी चाहिए, जो पहुंचनी चाहिए थी, वो आरबीआई की ओर जाने लगेगी, तो क्या होगा कि इससे अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जाएगा, तो जो मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल होगी, हालांकि इससे आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित हो सकती है। मुद्रास्फीति देखो, पैसा नहीं जाएगा, लोग मांग नहीं करेंगे तो मुद्रास्फीति तो कम होगी, लेकिन पैसा ही नहीं है तो कंजम्पशन भी तो नहीं होगा और प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो आर्थिक समृद्धि तो प्रभावित होगी ही होगी। तो क्या होगा, अगर ये रेट बढ़ जाए, अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए, तो आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएगा, या कम होने लगेगा, क्योंकि पैसा का जो प्रवाह है, जो मुद्रा लिक्विडिटी का प्रवाह है, वो आरबीआई की तरफ होगा, ना कि जनता की ओर, अर्थात ना कि अर्थव्यवस्था की ओर। रिवर्स रेपो रेट में अगर मान लो कटौती हो जाए, कट डाउन हो जाए, तब क्या होगा, तब ऐसे में आरबीआई को ऋण देने की जगह लोग जो बैंक आरबीआई को ऋण नहीं देंगे, आरबीआई की ऋण देने की जगह मतलब जो बैंक है वो उपभोक्ताओं को देंगे, वो अर्थव्यवस्था में पैसा को पंप करेंगे, वह लोगों को देंगे। इससे क्या होगा कि इससे आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा। अब ऐसे ही समझो कि मान लो रिवर्स रेपो रेट 1% ही हो जाए, तो भैया अगर आपको यहाँ 1% ब्याज मिलेगा और पब्लिक को आपको पैसा देना है तो 5% पे चार्ज करोगे, तो बैंक आरबीआई को पैसा ना दे करके किसे देंगे, भाई बैंक पैसा देंगे पब्लिक को, बैंक पैसा पब्लिक को देंगे। अब पब्लिक को देंगे तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, लोग खरीदारी को जन्म देंगे, मांग को जन्म देंगे, और वही मांग को जन्म देंगे तो फिर आर्थिक समृद्धि हमारी सने सने आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई को ऋण देने की जगह आम उपभोक्ताओं को ऋण देना मतलब दिया जाएगा। अब पहले रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 0.25%, पहले जो है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 0.25% कम हुआ करता था।
दोबारा सुनना, पहले जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से 0.25% कम होता था, लेकिन वर्तमान में इन दोनों के बीच यह एक निश्चित अंतर अब लागू नहीं होता है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई एक चीज बढ़ जाए तो उसके अकॉर्डिंगली जो 0.25% का एक वो मेंटेन किया जाता था, डिफरेंस मेंटेन किया जाता था कि हमेशा जो रेपो रेट होगा वो क्या होगा, 0.25% अधिक होगा, किससे, रिवर्स रेपो रेट से। पहले ऐसा था, लेकिन अब इसमें एक कोई निश्चित अंतराल लागू नहीं होता है। अपने एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई प्रतिदिन उन बैंकों से ऋण लेती है, जो आरबीआई है प्रतिदिन उन बैंकों से ऋण लेती है जिनके पास अधिशेष पैसा, ज्यादा पैसा, सरप्लस में पैसा होता है, और उन्हें यानी ट्रिपल आर के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज अदा करती है। उन बैंकों को रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज देगी। ठीक है, मान लो कि मैं बैंक हूं, आप आरबीआई हैं और तीसरा भी बैंक है। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैंने बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवा दिया, तो आरबीआई मुझे ब्याज देगी ना, किस पे, रिवर्स रेपो रेट पे। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट मतलब जो ब्याज है वो अदा करती है। अब वही धनराशि आरबीआई दूसरे बैंकों को, मान लो किसी को बैंक के पैसे की जरूरत है तो बैंकों को दे देती है। तो इस जिसे धन की आवश्यकता होती है, इन बैंकों से आरबीआई रेपो पर ब्याज क्या करती है, चार्ज करती है, जो रेपो रेट पे ब्याज चार्ज करती है। अब चूंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा एक डिफरेंस होता है, ठीक है, और आप देखोगे जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से हमेशा कम होता है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इस जो ये एक तरीके से लाभांश के तौर पे आरबीआई का ये क्या हो गया भाई, ये लाभ हो गया। अब भारत सरकार को यह लाभांश के तौर पे इसका एक मतलब ये पैसा कमाने का तरीका हो गया, तो भारत सरकार को यह लाभांश के तौर पे मतलब उसको पैसा दे देती है, भारत सरकार को लाभांश के तौर पे पैसा दिया जाता है। और यह हिस्सा आरबीआई के आपात कोष में, एक हिस्सा जो कंटिजेंसी फंड है उसमें जमा कर दिया जाता है, और इसी से मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत जो बैंकों को ब्याज देती है वो यही पैसा यूज किया जाता है। और इसी का प्रयोग जो है आरबीआई आर्थिक परिस्थितियों में, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में, अगर मान लो एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन है तो बैंकों के पुनर्गठन के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं है, मैं इसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। जरा देखना, यहां समझना मैंने क्या कहा भाई, एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की प्रक्रिया होती है। रिवर्स रेपो रेट समझ आ गया होगा, ठीक है, लेकिन एलएएफ मैं इसी के साथ बता रहा हूं। एलएएफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, ये समझ आ गया होगा, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलएएफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो भाई, ये इसके अंतर्गत लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि जिन बैंकों को पैसा चाहिए, अब मान लो ये आरबीआई है तो बैंक ए है, इसके पास पैसा अधिक है तो आरबीआई के पास जमा करवा दिया, तो आरबीआई इसको जो ब्याज अदा करेगा वो ट्रिपल आर पे, ध्यान से सुनना, ट्रिपल आर पे। दूसरा बैंक बी है, इसको पैसे की जरूरत है, तो इसने पैसा ले लिया, तो इस पे जो आरबीआई ब्याज चार्ज करेगा वो डबल आर पे, रेपो रेट पे। अब ये कितना है, 3.35% है और ये 4% है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 0.65%। यही क्या है, आरबीआई का लाभ है। अब मान लो मेरे पास पैसा अधिक है तो मैंने आरबीआई के पास, मान लो मेरे पास पैसा सरप्लस में है आज, तो मैंने आरबीआई को दे दिया, और किसी को पैसे चाहिए तो आरबीआई ने उसको दे दिया, तो भाई लाभ कमा ली कि आरबीआई की नहीं कमा ली, आपको तो 4% पे दे रही है। आप अगर बैंक से पैसा लो, आरबीआई से पैसा लोगे, ठीक है, इसी को जो है रेपो रेट कहते हैं, और आपको जो पैसा मतलब आप जो जमा करवाओगे पैसा तो आपको ट्रिपल आर पे ब्याज अदा करेगी, रिवर्स रेपो रेट पे। तो ये जो अंतर है यही इसमें पैसा बना लेती है। अब इस पैसे का यही इसके मतलब कमाने के जरिए हैं। अब इसी पैसे का जैसे सरकार को मान लो ये कभी कभी पैसा दे देती है, और जो अगर इकोनॉमिक एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन हुई, प्रतिकूल परिस्थितियां हुई, तो जैसे कि मैंने बताया था मार्केट स्टेबलाइजेशन जो स्कीम जारी के अंतर्गत मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी जारी करी
दी जाती थी, तो वो पैसा जो उसके अंतर्गत पैसा, ये अर्थव्यवस्था से नहीं कहो या फिर बैंक से, अर्थव्यवस्था से कह लो, तो पैसा उठाती थी जो आरबीआई, तो उस पैसे पे जरा दिमाग लगाओ कि भाई ना तो ये आरबीआई सरकार को देगी तो सरकार तो ब्याज अदा नहीं करेगी, तो इसके पास कुछ तो पैसा होगा जो बैंकों को अदा करेगी, क्योंकि बैंकों से प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें लॉस नहीं होने देंगे। तो यही जो पैसा है, ये जो डिफरेंस है ना 0.65% का, यही डिफरेंस है, इसी की कमाई होती है। और भाई ये तो माई बाप है बैंकों का, तो अगर बैंक मान लो कोई डूब रहा है तो, या फिर उसकी स्थिति खराब है, तो ये पैसा लगा देती है, ये वहां पे पैसा लगा दिया जाता है। तो आपने देखा रिवर्स रेपो रेट। कल हम देखेंगे जो हमारा 7वां, यानी इसके अंतर्गत जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, सीमांत स्थायी सुविधा, कल हम इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। ये हमारा जो है मात्रात्मक उपकरणों का ये अंतिम उपकरण होगा, ठीक है। और कल की ही क्लास में हम काफ़ी आगे मतलब जैसे बेसिस पॉइंट भी बता दूंगा, बेसिस पॉइंट के साथ लिक्विडिटी जो ट्रैप है, तरलता संजाल है, वो डिस्कस कर लेंगे, हेयर कट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 2 चैप्टर तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, दो क्या कि सभी इकोनॉमी में चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चीज़ों को समझना है कि वाकई में क्या हो रहा है स्थिति, जब आप ये चीज़ें वाकई में समझ जाएंगे, जब ये दिल में फील करने लगेंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हमारी स्थिति क्या है और आगे का हमारे देश की स्थिति क्या होगी। क्योंकि आपको ये समझ हो जाएगी, जब ये सारी चीज़ों की समझ हो जाएगी तो आपको स्वतः ये सारी चीज़ें बहुत आसान से समझ पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज का यहीं तक, कल मिलते हैं हम, ओके।